हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय जो प्रश्नावली 1.6 है उसके उदाहरण को दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रश्नावली 1.6 के जो आपका उदाहरण प्रश्न है उसको सोल्यूशन करने से पहले और साथ ही साथ आपके प्रश्नावली 1.6 का दोस्तों क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपके प्रश्नावली 1.6 में आने वाले कुछ जितने सारे प्रश्न है वो संबंधित किससे है। दोस्तों, उसी के बारे में, उसी के तथ्य के बारे में मैं दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप लोग जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लासेस को। अगर जो बच्चे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा और खूब अच्छा लगे तो अभी आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, यानी दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 1.6 है वो दोस्तों संबंधित है आपके वास्तविक संख्या के घातांक के नियम से। क्योंकि दोस्तों इसके पहले कुल जितने सारे दोस्तों हमने क्वेश्चन करे थे वो सब दोस्तों हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के लिए क्या किया था, उन क्वेश्चनों को किया था। अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चनों को करेंगे वो दोस्तों आपके वास्तविक संख्या के घातांक से संबंधित होगा। दोस्तों, आप लोगों ने 7 क्लास और 8 क्लास में घातांक पढ़ा होगा और आप दोस्तों घातांक के नियम भी जानते होंगे और साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है और घातांक जैसे गणितीय बीजीय व्यंजकों का या फिर गणितीय संख्याओं का हम लोग किस प्रकार से संक्रिया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो घातांक नियम लिया है वो लिया है वास्तविक संख्या से संबंधित। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो घातांक का नियम है वास्तविक संख्या से संबंधित वो किस प्रकार का है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आधार ए, देखिए दोस्तों, अब आधार किसको बोलते हैं? अगर सब कोई जानता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानता है तो मैं आप लोग बताता हूं। दोस्तों, जो भी घात जिस संख्या पर रहती है उस संख्या को ही हम उस घात का आधार कहते हैं। क्या जाना? जो भी घात जिस संख्या पर रहती है उस संख्या को ही उस घात का आधार कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 के पावर क्यू ले लिया। तो दोस्तों अगर हम आपसे ये बोले कि इसमें आधार कौन होगा तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो नहीं बता सकते हैं कि इसमें आधार कौन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा अपना माइंड क्या लगाएंगे, त्रिभुज में, त्रिभुज के आधार लंब इस समय चले जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है आधार को ना बता पाए, लेकिन अगर हम उनसे पूछे कि घात क्या होगा तो बता देंगे कि घात कितना होगा, 3 होगा। तो उनको इतना समझ में है कि घात हम किसको बोलेंगे, जो किसी संख्या के ऊपर जो सबसे छोटी संख्या उपस्थित रहती है उस संख्या को ही हम लोग घात के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर घात देख रहे हैं ना, तो घात कौन है, 3। तो जो 3 है वो है किस पर, वो है किस पर, तो वो है 5 पर। तो इसलिए 5 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस 3 का आधार बोलेंगे। जैसे कि आप किस पर खड़े हैं, आप बेंच पर खड़े होंगे या कुर्सी पर खड़े होंगे, टेबल पर खड़े होंगे, धरती पर खड़े होंगे, अपने घर में खड़े होंगे, तो आपका आधार आपके घर का जमीन हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है, आपका पलंग हो सकता है। ठीक है, जिस पर आप खड़े हो। तो उसी प्रकार से इस आपके क्यू यानी जो 3 है इसका आधार कौन होगा, 5 है। तो इसी को दोस्तों हमने क्या माना, ए माना। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा एम क्या है, तो एक प्रकार का घात है। तो आप लोगों ने जान चुका कि घात किसको बोलते हैं, कि आधार के साथ उसके ऊपर में जो संख्या उपस्थित रहती है उसी को हम लोग घात के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो हमने यहाँ पर आधार ए और घात एम और एन का किया ले लिया है। और यहाँ पर दोस्तों समझने वाली चीज है कि आपने जो आधार ए लिया है वो दोस्तों आपको होना चाहिए 0 से बड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर निरूपण करके बता दिया ताकि दोस्तों आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताने का बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रयास किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि जो ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो प्रश्न आता है क्या है कि जो ए यानी आपका आधार, ठीक है, तो जो ये आधार ए है वो क्या होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है आखिर क्यों, क्या रीजन है कि जो हमारा आधार है वो 0 से बड़ा ही होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमने 5 लिखा, 7 लिखा, 2 लिखा, या फिर हमने 14 लिखा, या दोस्तों हमने यहाँ पर 27 लिखा। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इस पर हम लोग घात देते हैं। इस पर हमने क्यू घात दे दिया, फिर इस पर हमने दोस्तों 2 घात दे दिया। ठीक है, और इस पर दोस्तों हमने क्या किया कि -1/2 घात दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने 1/2 घात दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जितना भी आपका आधार है वो कैसा है, वो दोस्तों एक प्रकार का 0 से बड़ा है, यानी ये 0 से बड़ा है। 7, 2, 14, 27 सब क्या है, 0 से बड़ा है। अगर दोस्तों हम इसमें क्या लगा दें, माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा ना। 0 के बराबर भी नहीं बोला है, चलिए ना ले लेते हैं 0 की पावर 5,
शून्य के बराबर भी नहीं बोला है, शून्य से बड़ा बोला है। ठीक है, तो हमने शून्य ले लिया, फिर शून्य से हमने छोटा ले लिया। तो क्यों? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसको समझिएगा, देखिए ध्यान से समझते रहिएगा, बस देखिए ध्यान से। आप दोस्तों जानते हैं, देखिए इसको हटाते हैं 1 सेकंड के लिए, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाते हैं, बस थोड़ा सा समझने वाली चीज़ आप समझिएगा। देखिए जो 1/2 है दोस्तों, उसको आप लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इसको रूट के रूप में, क्योंकि जब भी 5 का घात 1/2 रहता है तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं √5, यानी ऐसे √5। अगर दोस्तों ऐसे रहे यहाँ पर 5 का घात 1/3, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 5 का क्यूब निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 5 का रूट निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर माइनस लगा दें, यहाँ पर अगर माइनस लगा दें, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब दोस्तों क्या होगा कि 5 के साथ माइनस आ जाएगा, इस 5 के साथ भी माइनस आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऋणात्मक संख्या यदि अपने वर्गमूल के रूप में रहती है, रूट में रहती है, तो उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या ना बोलकर काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम रूट में कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लें, -1 ले लें, √-2 ले लें, √-14 ले लें, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग दोस्तों अवास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। इसे बिल्कुल भी हम लोग वास्तविक संख्या नहीं बोल सकते, जबकि हमारा जो नियम है वो वास्तविक संख्या से संबंधित है। तो हमें अवास्तविक संख्या क्या कर रहा है? इसमें अवास्तविक संख्या क्या कर रहा है? इसीलिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर a का जो निरूपण है वो 0 से बड़ा कर लिया है। अब 0 क्यों नहीं किया है? क्योंकि दोस्तों अगर आप 0 का कितना भी घात लीजिएगा, कितना भी, उस साला 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 ही। एकदम थेथर है, कुछ मतलब उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कीजिए, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसलिए हम 0 को क्यों ले? 0 का कोई काम ही नहीं है, वो सब घात से समाप्त कर देगा। 0/1, 0/-1, 0/-2, 0/-0 0 कुछ भी होके वो 0 ही लेगा। इसीलिए यहाँ पर जो a है वो 0 से बड़ा किया गया है। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। अगर आप लोग दोस्तों नीचे क्लास से ही 8, 9, 10 को अपने आप को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत कर लेते हैं, तो आगे दोस्तों जब आप लोग आईएएस कीजिएगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सबसे पहले आप लोग नीचे के बेस को इतना ज्यादा मजबूत कर लीजिए कि दोस्तों आपको आने वाला जो आपका आईएएस का जो क्लास होगा उसमें आप और स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और उसी प्रकार से इन सब का निकालेंगे तो क्या होगा? ये आपके अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या हो जाएगा। और बात हमारा हो रहा है काल्पनिक संख्या का नहीं, किसका? तो वास्तविक संख्या का। अब देखिए MNQ, तो Q को हम लोग यहाँ पर जो संकेताक्षर अब Q देख रहे हैं, ये किसका संकेताक्षर होता है? तो ये होता है परिमेय संख्या का। तो दोस्तों हमने जो घात लिया है M और N, वो कैसा लिया है? एक प्रकार का परिमेय संख्या। तो आप समझ चुके हैं, यानी हमारा आधार कैसा होना चाहिए? तो 0 से बड़ा होना चाहिए। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि अब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, सर हम इतना तो समझ चुके हैं कि आधार हमको 0 से बड़ा लेना है, लेकिन 0 से बड़ा हमको क्या लेना है? पूर्ण संख्या कि प्राकृतिक संख्या कि पूर्णांक संख्या? क्योंकि 0 से बड़ा तो मतलब अपूर्ण संख्या भी हो सकता है। तो 0 से बड़ा क्या ले सकते हैं? तो दोस्तों 0 से बड़ा आप परिमेय संख्या ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, अगर ऐसे लगा दे तो कोई दिक्कत ना होगा। A, M, N टेंड्स टू Q, यानी तीनों परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से जो A होगा वो एक ऐसा परिमेय संख्या होगा जो 0 से बड़ा होगा, 0 से बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम इस प्रकार से होगा। तो जरा देखते हैं कि घातांक का नियम किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर घातांक का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर A और A ये आपका आधार कहलाएगा, और साथ ही यहाँ पर जो M और N देख रहे हैं वो इसका घात कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आधार के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग घात बोलेंगे। और आपने यहाँ पर ये देखा कि इस निरूपण में यानी a के पावर m इंटू a के पावर n का जो निरूपण होता है वो निकल कर आता है a के पावर m प्लस n। यानी कि दोस्तों हमने ये जाना कि जब आधार सेम रहता है और इनके घात अलग अलग रहते हैं तो उस स्थिति में एक आधार को लिखकर उनके घातों को जोड़ दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया, एक आधार यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर इनके घातांकों को जोड़ दिया गया है।
ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे 2 नंबर में। इस 2 नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। कहने का मतलब कि आधार सेम है, लेकिन जब आप इनके घातों को देखते हैं तो एक का आधार हो गया m और एक का आधार हो गया n, यानी कि इनका जो घात है वो असमान है। और इसमें जो संक्रिया है गणित की वो कैसा है, तो भाग का। तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि यहाँ पर तो जोड़ा गया था इनके घातों को, लेकिन यहाँ पर इनके घातों को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, घटाया। तो आप लोग याद रखिएगा, जब 2 आधार समान रहे और उनके घात अलग अलग रहे तो उनके घातों को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 नंबर। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो यहाँ क्वेश्चन है ना उसको इसी तरीके से बनाएंगे। आगे दोस्तों आप लोग इसका रिमेंबर कर लिए होंगे पिछले क्लास में 7 क्लास में, उसी के आधार पर क्या ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक का घात m है और एक का ऊपर एक और घात है, कौन, तो n। तो आप लोग जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का पावर के साथ गुणा किया जाता है। तो हमने m को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल कर आएगा, a का घात m इंटू n। इसको भी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर में। इसमें दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आधार a है वो उस अपने अगले वाले संख्या आधार b से अलग है, यानी यहाँ पर आधार b है और यहाँ पर आधार a है। तो आधार अलग अलग है ना, जब आधार अलग अलग है तो दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि इनका घात कैसा है। तो देख रहे हैं कि आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है, क्योंकि a का भी घात m और b का भी घात m, यानी यहाँ पर आधार अलग अलग तो है लेकिन घात समान है। तो जब दोस्तों यहाँ पर आधार अलग अलग है, घात समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली रूप से हम लोग a और b को गुणा करके और इसमें से किसी एक घात को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इस चीज को क्या कीजिएगा, आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा। और देखिए अगर ऐसा मिले a इनवर्स, तो a इनवर्स क्या होता है, 1/a। इसी का दोस्तों अपोजिट भी सत्य है, यानी अगर 1/a मिले तो इसको लिख सकते हैं a इनवर्स। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हम लोग घातांकों का निरूपण किस प्रकार से करते हैं। अब इन्हीं घातांकों की सहायता से, इन्हीं घातांकों के सूत्रों की सहायता से इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को सोल्यूशन करना सिखाता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग का पर्सनली 1/6 से संबंधित जो आपका उदाहरण नंबर 21 है उसी का सोल्यूशन मैं दोस्तों आप लोग को इसके माध्यम से कराऊंगा। उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें पर्सनली 1.6 में आने वाले कुल जितने सारे क्वेश्चन होंगे उन सबको दोस्तों मैं कवर करा दूंगा। तो आज दोस्तों आप लोग बारी बारी क्या कीजिएगा, इस चीज को आप लोग समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पर आधार 2, यहाँ पर आधार 2, आधार आधार समान है और यहाँ पर जो इनके घात वो अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा निरूपण होगा, तो दोस्तों इसका देख सकते हैं निरूपण इसका होगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ऐसे दोस्तों 2 का घात 2/3 आई इंटू 2 का घात 1/2, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आधार सेम है तो हम एक ही आधार को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। देख सकते हैं ए है ना, इनके घातों का किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इनके घात क्या है दोस्तों, अलग अलग है, असमान है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या होगा ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस 1/2। देख सकते हैं कि m n क्या चुके हैं, परिमेय संख्या है ना, p/q के रूप में, p/q के रूप में मैंने बताया था ना, m और n क्या होंगे, q यानी परिमेय संख्या होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लॉसा निकालेंगे। 3 और 2 का लॉसा कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपली से 2 दूनी के हो जाएगा 4 प्लस 3 एकम 3, तो ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों 7/6। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे नंबर में। देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है 3 का घात 1/5 का पावर कितना दिया है, 4। तो इक्वल टू हो जाएगा। देखिए हमने बताया था कि पावर का पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर m को n से मल्टीप्लाई किया गया, क्या मिला, a का पावर m इंटू n। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 का घात 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा भैया, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 4/5 ना आएगा, आएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 4/5, ये हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये क्या है, 7 का घात 1/5। ठीक है, और यहाँ पर जो बाटावा देख रहे हैं, बाटावा बाटावा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग, भाग डिवाइजन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो 7 का घात 1/5 अभागे, फिर यहाँ पर 7 का घात 1/3। क्या देखा दोस्तों आपने कि आधार समान है। तो भैया जब आधार समान है तो दोनों में से किसी एक आधार को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इनके जो घात है वो अलग अलग है, लेकिन संक्रिया कैसी है, तो भाग की। तो भाग वाली संक्रिया में क्या होता है कि इनके जो घात होते हैं वो एक दूसरे से घट जाते हैं, यानी इसमें घटा हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं ऐसे, 1/5 माइनस में 1/3
3, फिर आगे इसको लेके चलेंगे तो क्या हो सकता है 7। तो 5 3 का लसा निकालेंगे, कितना होगा 5 3 आई 15, 3 कम 3 माइनस 5 कम, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो ये निकल कर आ जाएगा 7 का घात। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो -2/15, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है भाई, देखिए 13 का घात दिया है 1/5 इंटू 17 का घात दिया है 1/5। इसमें दोस्तों क्या देख सकते हैं आप लोग कि इसका आधार अलग अलग है ना, आधार अलग अलग देख सकते हैं 13 17 यानी आधार अलग अलग है, और लेकिन इसके जो घात है समान है। तो उस स्थिति में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका हम कैसे निरूपण कर सकते थे। देख सकते हैं दोस्तों a इंटू बी, आधार अलग अलग, तो आधारों को क्या किया गया है, गुणा किया गया है, और घात दोनों घातों में से किसी एक घात को यहाँ पर लिख दिया गया है उसके पावर के रूप में, यानी उसके घात के रूप में। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे। तो कैसे गुणा कर सकते हैं, देखिए तो 17 10 में हो जाएगा 170, और 17 तिया 51, तो 170 30 200 और 20 21, तो नहीं सकते हैं 221 का घात 1/5, हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपके उदाहरण नंबर में दिए गए कुल जितने सारे आपके क्वेश्चन है उसका सलूशन बिल्कुल सरल तरीके से कवर हो चुका है। दोस्तों आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि प्रश्नावली 1.6 में दिए गए जो आपके क्वेश्चन होंगे उसका भी सलूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर दोस्तों कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो जो अगला वीडियो है दोस्तों मैं प्रश्नावली 1.6 से ही संबंधित आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।